नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूं लोक सेवा आयोग और व्यापम की कोचिंग की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास पर एक नया अध्याय लेकर। पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को अगले अध्याय में आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे जंगल सत्याग्रह की। सिहावा और नगरी में जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 में हुआ था, जिसे धमतरी के सिहावा आदिवासी जनता ने बेगारी और कम मजदूरी भुगतान के विरोध में किया था। अंग्रेजों ने इसका बलपूर्वक दमन किया। 33 सत्याग्रहियों को 3 माह और 6 को 5 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। इसमें प्रमुख थे हरखराम सोम, विशंबर पटेल, पंचल सिंह सोम और शोभाराम साहू। इस समय सभी कांग्रेसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए अहमदाबाद गए हुए थे, इसलिए वो इसमें भाग नहीं ले पाए। लेकिन वहां से लौटकर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव आदि ने लोगों में उत्साह भर दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने भी इस समिति के बुलाने पर आने के लिए स्वीकृति देने की बात कही और उनकी स्वीकृति मिलने तक इस आंदोलन को स्थगित रखने का आग्रह किया। इस बीच वन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की मांग स्वीकार कर ली, इसलिए आंदोलन वापस ले लिया गया। बाद में पंडित शर्मा और मेघावाले को भी इस संबंध में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जो एक बड़ी घटना हुई है, रायपुर जिले में राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस के साथ टकराव हुआ। मई 1922 में रायपुर जिले में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन छिंदवाड़ा के वकील यूबी घाटे की अध्यक्षता में किया गया था। व्यवस्था यह थी कि आयोजन समिति के द्वारा जारी किए गए पास के बिना कोई भी व्यक्ति सम्मेलन में प्रवेश नहीं करेगा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर क्लार्क और पुलिस कप्तान जोन्स ने 5 निःशुल्क पासों की मांग की, जिसे आयोजन समिति ने अस्वीकार कर दिया। जब एक मजिस्ट्रेट और पुलिस ने सम्मेलन में प्रवेश करना चाहा तो रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे ने उन्हें रोक दिया। शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अगले दिन माखनलाल चतुर्वेदी ने भाषण दिया और सप्रे जी के नेतृत्व में द्वारिका प्रसाद मिश्र सहित 200 लोगों ने गिरफ्तारी दी। अगले दिन डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान ने पुनः प्रवेश करना चाहा तो सप्रे जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि प्रवेश की अनुमति परिषद के मंत्री और गवर्नर ही दे सकते हैं। क्लार्क ने पूछा, ये दूसरा गवर्नर कौन है? तब उन्होंने कहा, प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ई राघवेंद्र राव। क्लार्क ने राव साहब को बुलवाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अंततः दोनों अधिकारियों ने टिकट लेकर ही सभा में प्रवेश किया। कुछ बात करेंगे स्वराज दल के बारे में। तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने काउंसिल में प्रवेश करके सरकार का विरोध करने के लिए स्वराज दल का गठन किया। 1923 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार करके चुनाव में समर्थन देने का निर्णय किया। 1923 में चुनाव में रविशंकर शुक्ला, शिवदास दागा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल आदि ने कांग्रेस कमेटी छोड़कर स्वराज दल का समर्थन किया। मध्य प्रांत में स्वराज दल को पूर्ण बहुमत मिला और बैरिस्टर छेदीलाल ने काउंसिल में प्रवेश किया। गवर्नर ने स्वराज दल के डॉक्टर मुंजे को सरकार बनाने का न्योता दिया, परंतु उनके द्वारा अस्वीकार कर देने पर अल्पमत सरकार बना के कार्य प्रारंभ किया। 1924 में अल्पमत मंत्रिमंडल के विरुद्ध राघवेंद्र राव ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, जो बहस के बाद 24 के विरुद्ध 44 मतों से पारित हो गया। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल में फूट पड़ गई। राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में स्वतंत्र दल बनाया गया। 1926 के चुनाव में इस दल से राव साहब और छेदीलाल विजयी हुए। राव साहब को पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया और बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। 1929 में राव साहब और छेदीलाल के बीच में मतभेद हुआ और ठाकुर छेदीलाल कांग्रेस में वापस आ गए। बाद में राव साहब भी कांग्रेस में वापस आ गए। झंडा सत्याग्रह की बात भी करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर गए थे और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। 1923 में काकीनाडा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने वहां पर पैदल जाने का निर्णय किया और धमतरी से तो 25 से अधिक कार्यकर्ता काकीनाडा तक पैदल गए। 1924 में धमतरी में हिंदू मुस्लिम छोटा सा संघर्ष भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 3-3 लोग घायल हुए, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने समझौता करवा दिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था
उसके अंतर्गत देश के अनेक हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्य रूप से 4 तरह के कार्यक्रम हुए। पहला था नमक बनाना, दूसरा था महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी व्यक्तियों की दुकानों पर धरना देना, तीसरा था अस्पृश्यता का त्याग और चौथा था सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। 15 अप्रैल को सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें रविशंकर शुक्ला ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडा से नमक बना के कानून को तोड़ा। रायपुर में इस आंदोलन को योजनाबद्ध रूप से चलाने का श्रेय 5 लोगों को दिया जाता है, जिन्हें जनता 5 पांडव के नाम से पुकारती थी। ये थे धर्मराज, वामनराव लाखे, भीम, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल, मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास डागा। इसी प्रकार के आंदोलन अन्य शहरों में भी हुए। आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह जो हुए उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने यह फैसला किया कि जहां नमक बनाने की सुविधा नहीं है, वहां अन्य तरह से अन्य कानूनों को तोड़ा जाए। जंगल में जंगल कानून तोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ में वन सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध था, इसलिए जंगल कानून को तोड़कर इसका विरोध किया गया। इसे जंगल सत्याग्रह कहते हैं। पहला गट्टा सिल्ली। सन 1930 में धमतरी के सिहावा के ठेमली नामक गांव में लगभग 800 मवेशियों को आरक्षित वन में चरने के कारण पकड़कर गट्टा सिल्ली कांजी हाउस में डाल दिया गया। नारायण मेघावाले, जगताप एवं छोटेलाल 25 सत्याग्रहियों के साथ गट्टा सिल्ली पहुंचे। वे कांजी हाउस के सामने लेट गए। पुलिस ने उन पर खौलता हुआ पानी डालना शुरू किया, पर वो फिर भी नहीं हटे। अंततः प्रशासन को मवेशियों को निःशुल्क वापस करना पड़ा। दूसरा, रुद्री नवा गांव। 22 अगस्त 1930 को रुद्री में आरक्षित वन की घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व मेघावाले और जगताप करने वाले थे, पर उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। पंडित शर्मा को भी रुद्री के रास्ते पर अभनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कमान छोटेलाल के हाथ में आई। उन्होंने गोविंदराव डाभा वाले के नेतृत्व में एक जत्था भेजा। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां पर लगभग 500 से लेकर 1000 तक लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक पुलिस वाले को चोट लग गई। पुलिस ने गोली चला दी। इससे मिंगू कुमार नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। घायलों में भी एक व्यक्ति रलू की मृत्यु हो गई। सरकार ने चोरी का अभियोग लगाकर कारावास के साथ बेंत मारने की सजा देना आरंभ किया, लेकिन सत्याग्रह फिर भी चलता रहा। आखिर में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद ही इस आंदोलन का समापन हुआ। तीसरा, महासमुंद के तमोरा का बड़ा महत्वपूर्ण घटना है और बड़ी मजेदार घटना भी है। वहां पर एक बालिका थी, बालिका दयावती, उसकी वीरता की कहानी है। सितंबर 1930 में महासमुंद में जंगल सत्याग्रह करने का निर्णय हुआ। इसके नेता शंकरराव गढ़ेवाल और यति यतनलाल जैन पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक जत्थे ने भगवती प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में तमोरा के लिए प्रस्थान किया। वहां पर गिरफ्तारियां होती रही, पर आंदोलन चलता रहा। एक दिन 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई। तत्कालीन एसडीएम एमपी दुबे ने उन्हें रोका तो एक वीर बालिका दयावती ने एसडीएम को तमाचा मार दिया। इससे गोली चलने की संभावना उत्पन्न हो गई, लेकिन वहां उपस्थित मालगुजार ने स्थिति को संभाल लिया। इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी जंगल सत्याग्रह हुए, जिसमें लभरा ग्राम, मोहबना पोंड्री, पोंड्री ग्राम, बांधा खार, सारंगढ़ और उदयपुर के जंगल सत्याग्रह महत्वपूर्ण हैं। फिर बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। शासन ने तुरंत दमन शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी नेताओं के कैद हो जाने पर भी आंदोलन को चलाते रखने के लिए 8 डिक्टेटर नामजद किए गए थे। ये थे पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शंकरराव गनोदवाले, श्रीमती राधाबाई, पंडित रामनारायण मिश्र हर्षुल, माधव प्रसाद परघनिया, ब्रह्मदेव दुबे और लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद शंकरराव गनोदवाले ने कमान संभाली। आंदोलन लगातार चलता रहा। महिलाओं ने भी सक्रियता दिखाई। राजनीतिक बंदियों ने जेल में खादी के वस्त्रों की मांग की, जिससे उन पर कोड़े बरसाए गए। तो आज के अध्याय में इतना ही, और हम स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में बात करते रहेंगे आगे अगले अध्याय में। आज का अध्याय आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक देना न मत भूलिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।